अच्छा, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो ऐसा था जनरल, ये अलाउड है वो अलाउड है, 30, 31, 36 और 37। अब अपन स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर खर्चे का सेक्शन है, सुन रहे हो क्या? जैसे 30, 31 स्पेसिफिक ही था, सिर्फ बिल्डिंग का खर्चा है, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का है। बट 36 ऐसा नहीं था, पूरा सी बर्फी था। अरे बोलो यार, 37 तो पूरा जनरल ही है, बराबर है। सो अभी अपन जो पढ़ने वाले वो स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ने वाले, एक एक सेक्शन। अब एग्जाम में तुम लोग को अगर पेपर उन लोग को थोड़ा ट्रिकी बनाना है तो वो पूछता है, नहीं तो नॉर्मली नहीं पूछता है। सो एकदम सिंपल है। सेक्शन नंबर 32 मेरे को बोलता है डिप्रीशिएशन, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बराबर है। अब है ना, वो बोलता है कि यार तुम लोग अकाउंट्स में क्या करते हो, SLM मेथड लेते हो, है ना, ऐसा क्या होता है? पहले तो मुझे बोलो व्हाट इज मोर बेनिफिशियल, ये राइट आंसर बोलना सोच के। मैंने 4 AC खरीदा 50,000 रुपए का, 2 लाख का टोटल खर्चा हुआ, तो 2 लाख रुपया PNL डेबिट में एक साथ लिखना मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है, या 2 लाख रुपया बैलेंस शीट में लिख के डेप्रीशिएशन 20-20 हजार रुपया 10 साल में लिखना ज्यादा बेनिफिशियल है? क्वेश्चन कितने लोगों को नहीं समझा? 2 लाख पूरा PNL में लिख के ज्यादा बेनिफिशियल है आज एक साथ डिडक्शन ले लूं, या 20,000 20,000 20,000 ऐसे करके 10 साल में डिवाइड करूं? व्हाट इज मोर बेनिफिशियल? हाथ उठा के बोलो। डिवाइड करना। मेरे को ना डिवाइड करने में आपका क्या हो रहा है, 20,000 रुपए आपको मिल रहा है, उस पर 30% मतलब 6,000 टैक्स बच रहा है, तो एक साल में सिर्फ 6,000 रुपया बच रहा है, और ये 10 साल तक बचेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं 10 साल में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी 0 हो जाएगा यार। FM हो गया? FM में कैपिटल बजटिंग हुआ है, वो प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है, तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब टाइम वैल्यू होता है ना यार। तो आप 10 साल के बाद 3,000 का वैल्यू तो 0 जैसे हो गया। तो अपने को सबसे बेनिफिशियल है, आज अगर पूरा 2 लाख रुपया लिखा तो यार आज 30% मतलब 60,000 टैक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बच गया ना। तो कोई सेंस ही नहीं बनता है डिप्रीशिएशन का। एज अ बिजनेसमैन अगर मेरे को कैपिटल एक्सपेंस एक साथ लिखने दे दिया तो अरे तुम लोग सोचो यार, आप ऑफिस चालू कर रहे हो नया, 2 AC लगाओगे, फर्नीचर बनाओगे, ऑफिस अगर खरीद लिया तो यार 1.5-2 करोड़ रुपए तो PNL डेबिट में एक साथ आ जाएगा। पहले साल में इतना इनकम आता है क्या? नहीं ना, इतना इनकम एक साथ पहले साल में नहीं आता है। तो आपको लॉस होएगा, टैक्स नहीं भरोगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड करोगे, नेक्स्ट ईयर भी टैक्स नहीं भरोगे। कोई सुन रहा है क्या? सो प्लीज रिमेंबर 2 लाख रुपया पूरा डेबिट में लिखना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। चलो 2 लाख रुपया पूरा ऑलवेज बेनिफिशियल, बिकॉज टाइम वैल्यू आज का आज ही डिडक्शन मिल गया, आज ही टैक्स। समझा कि नहीं यार? मेरे को क्लास वाला बोलता है सर 2 ऑप्शन है, सुन रहे हो क्या? या तो आज पूरा 2 लाख रुपया ले लो, या तो 6 महीने में डिवाइड करके लो। तो कैसे लूं? एक ना, आज पैसा मिलेगा, मैं इन्वेस्ट करके 6 महीने में उतना कमा लूंगा यार। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। आज अपना टैक्स बच रहा है तो आज बचाओ। कोई सुन रहा है क्या? अब डेप्रीशिएशन, बट इनकम टैक्स वाला तो बर्बाद हो जाएगा, इंडिया में कोई टैक्स ही नहीं भरेगा अगर इतना सारा डिडक्शन दे दिया तो इन लोग बोलता है कि नहीं यार हम लोग डेप्रीशिएशन देंगे। अब डेप्रीशिएशन अकाउंट्स में प्रॉब्लम है कि उन लोग SLM भी अलाउ करते हैं। SLM इज कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो मैंने 2 लाख का AC खरीदा, मुझे डेप्रीशिएशन मिलने वाला है, तो मैंने बोला एस्टिमेटेड सैलरी वैल्यू 0 है। अरे बोलो यार, और लाइफ एस्टिमेटेड 2 साल है, तो 2 लाख का डेप्रीशिएशन कितना हुआ? 1 लाख ईच ना। अरे यार मेरा दोस्त बोलता है एस्टिमेटेड लाइफ 1 साल है। अरे फिर बाद में बोल देंगे सर एस्टिमेट तो रॉन्ग हो सकता है। कोई सुन रहा है क्या? तो अगर एस्टिमेटेड लाइफ है तो कोई भी आदमी एस्टिमेट कम ही करेगा सो दैट डेप्रीशिएशन ज्यादा मिले। सैलरीज वैल्यू हमेशा 0 ही बताएगा। तो इन लोग बोलते हैं SLM मेथड से फालतू मेथड हम लोग ने आज तक नहीं देखा। कोई सुन रहा है क्या? तो इनकम टैक्स वाला बोलता है हमारे यहाँ पे एक ही मेथड अलाउड है, दैट इज नोन एज WDV, दैट इज नोन एज क्या बोला? तो उन लोग बोलता है कि इसके लिए अकाउंट्स और टैक्स ये दोनों का डेप्रीशिएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। टैक्स में अगर आपको डेप्रीशिएशन लेना है तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एसेट को 4 क्लास में डिवाइड करना पड़ेगा। कोई सुन रहा है क्या? और 2 मेथड से हम लोग डेप्रीशिएशन देंगे, 4:3:2। कितने एसेट है? 4। वो बोलता है कि सर हम लोग को ज्यादा एसेट चाहिए नहीं, आपका एसेट या तो बिल्डिंग होएगा, या तो आपका एसेट फर्नीचर एंड फिटिंग्स होएगा। फर्नीचर मतलब अपने को समझता है, फिटिंग्स का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक के बोर्ड है, अंदर वायर डाला है, वो फिटिंग्स में आ गए। या तो आपका एसेट प्लांट एंड मशीनरी होएगा, या तो आपका एसेट इनटेंजिबल होएगा। बट इनटेंजिबल में सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आता है, वो छोड़ दो, ब्रैकेट्स में क्या लिखा है वो भूल जाओ।
मतलब प्लीज आंसर बोलते रहो फटाफट यार। अपन ने जो क्लास खरीदा वो क्या है? बिल्डिंग। अरे यार वो क्या है? बिल्डिंग। अपन ने उसके बाजू वाला ऑफिस भी खरीदा, वो क्या है? बिल्डिंग। बेंचेस बनाया वो फर्नीचर, ये पोडियम बनाया वो फर्नीचर, ये जो लकड़े का ये बनाया बोर्ड वोर्ड तो फर्नीचर। एसी प्लांट एंड मशीनरी, कोई सुन रहा है? फैंस नहीं, फैंस फर्नीचर एंड फिटिंग्स में जाएगा, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल फर्नीचर एंड फिटिंग में जाएंगे। स्विच बोर्ड फिटिंग्स, लैपटॉप प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी, कैमरा प्लांट एंड मशीनरी। ये पेंसिल भी बेटा 10,000 की है और ये यूज होती है 3 साल, तो ये प्लांट एंड मशीनरी। कार खरीदा ऑफिस के लिए तो प्लांट एंड मशीनरी। एवरी अदर थिंग विल बी प्लांट एंड मशीनरी। क्या बोला? एवरी। अच्छा सोच के बोलो ना, सीए के ऑफिस में बुक्स होती है, वो बुक्स क्या है? एसेट है या रेवेन्यू एक्सपेंस है? ऐसे ना, बुक्स तो यार वो 10 साल मेरे घर पे जो बुक्स है, मैं पास हुआ तब से अभी तक सारी बुक्स है मेरे पास, तो वो एसेट है मेरे लिए। कोई सुन रहा है क्या? अगर वो एसेट है तो वो क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लीज याद रखो, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब मशीन की बात नहीं चल रही है, जो भी चीज यहां पे नहीं जा रहा है वो इधर आएगा। क्या? जो भी चीज, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी। बॉल बेरिंग, इसका मतलब नहीं मालूम है तुम लोग को, सिर्फ बोल दो बॉल बेरिंग है तो प्लांट एंड मशीनरी। तो जो भी चीज तुम लोग को बाकी हेड में नहीं जाएगा वो प्लांट, मतलब ये जनरल हेड हो गया। क्या हो गया? जनरल हेड। तो बोलता है एसेट सिर्फ 4 ही टाइप का होता है, हम लोग को नाम से एसेट नहीं चाहिए। तो आप अकाउंट्स में क्या करते हो? बैलेंस शीट बनाते हो। अरे बोलो यार, आपके पास 3 एसी है तो आप लिखोगे AC1 AC2 AC3। लैपटॉप अलग से लिखोगे, सुन रहे हो कि नहीं यार? कंप्यूटर अलग से लिखोगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बोलता है एक ही हेड है, प्लांट एंड मशीनरी। क्या बोला? प्लांट एंड मशीनरी। इसमें बैलेंस शीट कैसे बनाते हो आगे पढ़ेंगे, पहले इतना बोलो। 4 एसेट है, कौन से? फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल्स। बट इंटेंजिबल्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं मानते हैं, लॉजिकल है यार। मेरे को बोलो ना, अपना जो क्लास है, कोई सुन रहा है क्या? सुन रहे हो तो मेहनत करो। सुन रहे हो? अच्छा, ITC करके नाम सुना है? इंडियन टबैको कंपनी वो सिगरेट बीड़ी बनाती है, उसके होटल्स है। कोई सुन रहा है क्या? सनफिस्ट बिस्किट्स उसका ही है। उसमें लिखा है 100 years ऑफ ट्रस्ट। कितना? बेटा वो ब्रांड 100 साल पुराना है, उसको 100 साल लगा है गुडविल बनाने में। तो सुन रहा है कि नहीं यार? फिर अपना इंडस्ट्री ले लो ना, अपने इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स है बराबर। अब मेरे को बोलो, ये अभी पहले ये AJ एजुकेशन था, पता है तुम लोग को? तो नहीं बोला हमने। उसके पहले एक क्लास का नाम था प्रोफेशनल एकेडमी। कोई सुन रहा है? प्रोफेशनल एकेडमी से AJ बना, AJ से अभी वेदांता बना। कोई सुन रहा है क्या? तो यार ये क्लास को अभी सपोज 1.5-2 साल हुआ, तो 1.5-2 साल में कोई बच्चे आ जाएंगे या 1000-2000? इट विल टेक टाइम ना यार। तो इट विल टेक टाइम से 5-10 साल लगेगा। अब मेरे को लोग गुडविल बनने में 2 साल भी लगता है, 10 साल भी लगता है, 20 साल भी लगता है, 100 साल भी लगता है। कोई सुन रहा है क्या? तो आपके पास इतने सालों का हिसाब रहेगा क्या? 10 साल 20 साल पुराना नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, अकाउंट्स जो बोलता है बोलने दो। इनकम टैक्स में इसको कोई वैल्यू नहीं मिलता है। अगर तुमने अपना गुडविल खुद से जनरेट किया है तो उसका कॉस्ट 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? मतलब कोई डेप्रीशिएशन मिलने वाला नहीं है। वापस से पूछता हूँ, प्लीज बोलना। वेदांता जब इन लोग ने चालू किया तो 0 गुडविल था। कितना? अज्यूम करो 7 साल के अंदर इधर 800 बच्चे हो गए। फिर शर्मा सर ने बोला कि यार अब मुझे नहीं पढ़ाने का बराबर है, मेरे को बंद करने का, रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो मैंने बोला सर ये 700 बच्चे को छोड़ के कौन जाता है, इतना बड़ा ब्रांड है। कोई सुन रहा है क्या? तो बोला सर मैं क्या करूँ, अभी मेरे को नहीं पढ़ा। मैंने तो एक काम करो, मुझे आपके 700 बच्चे और वेदांता का नाम सब दे दो। कोई सुन रहा है? मैं मैनेज करूंगा। बोलता है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैंने बोला आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ। कोई सुन रहा है क्या? तो मैंने इन लोग का गुडविल खरीदा, तो ये मेरा सेल्फ जनरेटेड या परचेज है, तो वो एसेट है, उस पर डेप्रीशिएशन मिलेगा। परचेज गुडविल है तो एसेट है, डेप्रीशिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। बट शर्मा सर को डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा बिकॉज उन लोग का गुडविल का वैल्यू क्या मानता है? 0, बिकॉज उसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता है, सब फेक होता है इसके लिए। सो बोलो 4 टाइप के एसेट है, कौन से? प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल्स अदर देन सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अदर देन क्या बोला है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इतना पॉइंट समझेगा। आगे कोई बोल सकता है प्लीज। गवर्नमेंट बोलता है 3 कंडीशन है, रट्टा नहीं मानना है, एग्जाम में प्रैक्टिकली आएगा। बोल ऑब्वियसली बात है, एसेट ओनर है तो डेप्रीशिएशन मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। तो असेसी मस्ट बी द, इट मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। क्या? इट मस्ट बी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब तुम लोग समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में यार।
तुम एज अ बिजनेसमैन सोचो ना, तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, अकाउंट्स मेंटेन करते हो, अकाउंट्स में डेप्रीशिएशन लेते हो, फिर इनकम टैक्स बोलता है कि यार वो सब बकवास है, तुम हमारे हिसाब से नया डेप्रीशिएशन लो। कोई सुन रहा है क्या? अबे तो तुम्हारी लाइफ तो कॉम्प्लिकेट हो गई ना। 2 बार पीएनएल अकाउंट बनाओ, 2 बार बैलेंस शीट बनाओ, 2 बार डेप्रीशिएशन का शेड्यूल बनाओ। कोई सुन रहा है क्या? सो इज इट इजी और टफ? तो इनकम टैक्स वाला बोलता है हमको मगजमारी में नहीं जाने का है, तुम्हारी लाइफ सिंपल बनानी है। आप प्लीज बोलो, अकाउंट्स में अगर मई मंथ में एसेट खरीदा, मई मंथ में, तो डेप्रीशिएशन पूरे साल का लोगे या 11 महीने का? अगर दिसंबर में खरीदा तो 4 महीने का। अरे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, डेप्रीशिएशन विल बी फॉर 4 मंथ्स। फेब में खरीदा तो 2 मंथ्स, फरवरी एंड मार्च। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? इनकम टैक्स बोलता है ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, या तो डेप्रीशिएशन पूरे साल का मिलेगा या तो आधे साल का, फिक्स है। या तो फुल डेप्रीशिएशन लो या तो हाफ लो। हम लोग को नंबर ऑफ डेज में नहीं करना है। मैंने बोला सर कभी फुल मिलेगा कभी हाफ मिलेगा। बोलता है अगर एसेट एग्जैक्टली 180 डेज या उससे ज्यादा यूज हुआ है तो फुल मिलेगा, अगर लेस देन 180 डेज है तो हाफ मिलेगा। एग्जैक्ट 180 है तो फुल, लेस देन 180 है तो हाफ। कैलसी लो प्लीज, सोच के बोलना, अभी यूज मत करना। अक्टूबर में कितना दिन होता है? मैंने 3 तारीख को एसेट खरीदा, 3 अक्टूबर, मतलब मेरे पास पहले 2 दिन एसेट नहीं थे, तो अक्टूबर मंथ में मैंने एसेट 29 डेज यूज किया। नवंबर में 30 डेज कभी एसेट खरीदा बोलो, तो 3 अक्टूबर को खरीदा तो यूज तो उसके बाद ही करूंगा ना यार। तो 3 तारीख से अगर मैं काउंट करूं तो अक्टूबर में 29 डेज यूज हुआ, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28। कोई सुन रहा है क्या? और मार्च में 31। अब इसका टोटल कितना है? एग्जैक्ट 180 आ रहा है। मतलब एग्जाम में डेट याद रखना, बापू का बर्थडे कभी आता है? थर्ड। वो तुम लोग को रॉन्ग बोला है बचपन में। बापू का बर्थडे कभी आता है? बोलो दिया 3 अक्टूबर। अगर आपको एग्जाम में दिखाई दिया 3 अक्टूबर को एसेट लिया तो फुल डेप्रीशिएशन, बिकॉज 180 डेज होता है। कितना होता है? 180 डेज। सोच के बोलो 2 सेकेंड के बाद। अगर एसेट 4 अक्टूबर को लिया तो क्या होएगा? 4 अक्टूबर मतलब 179 डेज हो गया ना यार। अच्छा, 2 अक्टूबर को लिया तो वो 181 डेज हो गया। तो याद रखना डेट 3, बापू का बर्थडे कभी है? 3 अक्टूबर या उसके पहले लिया है तो फुल डेप्रीशिएशन, उसके बाद लिया है तो हाफ डेप्रीशिएशन। वापस से बोल रहा हूं, असेसी कौन होना चाहिए? एसेट किधर यूज होना चाहिए? डेप्रीशिएशन नंबर ऑफ डेज में मिलेगा या फुल और हाफ? फुल कभी मिलेगा? 180 डेज और मोर है तो फुल, नहीं तो क्या मिलेगा? हाफ। और 180 डेज के लिए डेट क्या है? 3 अक्टूबर। कितना पॉइंट समझेगा? उसके पहले लिया तो फुल, 3 अक्टूबर को लिया तो फुल, 3 अक्टूबर के बाद लिया तो हाफ। लिखो प्लीज इतना, रेड पेन से न्यू पेज पैडिंग देना। रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 5, स्पेसिफाइड डिडक्शंस। रोमन नंबर 4 है स्पेसिफाइड डिडक्शंस। स्पेसिफाइड डिडक्शंस लिखा है। उसके अंदर एक लाइन छोड़ के, 5 लाइन छोड़ो, एग्जैक्ट 5 छोड़ना, ज्यादा मत छोड़ना, 5 लाइन छोड़ो। और एक पॉइंट नंबर ए रेड पेन से, सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन। सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन। एक लाइन छोड़ के अगेन पॉइंट नंबर 1, 32 डेप्रीशिएशन में पॉइंट नंबर 1, कंडीशंस। कंडीशंस नेक्स्ट लाइन पे, उसमें पॉइंट नंबर ए, एसेट्स मस्ट बी यूज्ड, एसेट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर, रेड पेन से, बिजनेस और प्रोफेशन, फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, assessee must be
रेड पेन से ओनर ऑफ सच एसेट, ओनर ऑफ सच एसेट, point number 3, if asset is used for, if asset is used for, बोलो यार कितना दिन, रेड पेन से 180 days और मोर, 180 days or more, then full depreciation, full depreciation, and next normal pen से if less than 180 days, if less than 180 days, then half depreciation, then half depreciation. लिखा है, ब्रैकेट्स में लिखो 3rd October और बिफोर, 3rd October और बिफोर full depreciation, otherwise half, 3rd October or before full depreciation, otherwise half लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है, मेन पॉइंट नंबर 2, रेड पेन से क्लास ऑफ एसेट, क्लास ऑफ एसेट, क्लास ऑफ एसेट, उसमें लिखो नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट नंबर ए, बिल्डिंग, बिल्डिंग, नेक्स्ट लाइन पे फर्नीचर, फर्नीचर, नेक्स्ट लाइन पे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, एंड नेक्स्ट लाइन पे इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स लिखा। फिर एक लाइन छोड़ के इंटेंजिबल्स के ब्रैकेट्स में लिख दो अदर देन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अदर देन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अदर देन सेल्फ जनरेटेड गुडविल लिखा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है, मेन पॉइंट नंबर 3, बोलो बेटा कौन से 2 मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन अलाउड है, WDV और SLM, बट SLM इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं है, सिर्फ एक ही जिनको अलाउड है पावर यूनिट्स को, पावर यूनिट्स मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वाले, बिकॉज उन लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं तो उन लोग का सिस्टम चेंज करना डिफिकल्ट था। सो लिखो रेड पेन से मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन, पॉइंट नंबर 3, मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन, मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन, मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन, उसमें 2 एरो बनाओ। फर्स्ट एरो पे WDV मेथड, WDV मेथड, सेकेंड एरो पे SLM मेथड, SLM मेथड। WDV में लिखो एप्लीकेबल टू ऑल द असेसी, एप्लीकेबल टू ऑल द असेसी, WDV में लिखो allowed only to power units, allowed only to power units, allowed only to power units लिखा। समझ रहा है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। आंसर बोलो बेटा, WDV 4 एसेट कौन से वो बताओ, एक मिनट रुको, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इंटेंजिबल्स, अरे बराबर है। आंसर बोलोगे क्या, बिल्डिंग में गवर्नमेंट बोलता है अगर कुछ नहीं बोला है तो नॉर्मल बिल्डिंग पे 10% का डिप्रीशिएशन है, कितना परसेंट का, 10% का डिप्रीशिएशन है। अगर आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, मतलब अगर अपनी सोसाइटी रेसिडेंशियल है और उसमें अपन ऑफिस चला रहा है तो आधा डिप्रीशिएशन हो जाएगा 5%, कितना हो जाएगा 5। तो अगर आप कमर्शियल दुकान खरीदोगे तो 10% है, मॉल के अंदर दुकान लोगे तो भी 10% है। जो क्लास में तुम लोग बैठे हो वो पूरा कमर्शियल बिल्डिंग है,
नीचे कमर्शियल रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर कमर्शियल क्लासेस है, उसके ऊपर कमर्शियल क्लासेस है, कोई सुन रहा है, तो 10% डिप्रिशिएशन है। बट अगर आप घर पे क्लास चालू करोगे तो 5% डिप्रिशिएशन है। अगर टेम्पररी बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग है? टेम्पररी बिल्डिंग, इसका दूसरा नाम है वुडन स्ट्रक्चर, बराबर है। जब भी बेटा नया बिल्डिंग बनता है, कोई सुन रहा है क्या, तो जो बिल्डर होता है ना, वो जो लेबर उधर काम कर रहे हैं उन लोग को वही कंपाउंड में टेम्पररी घर बना के देता है। अरे कोई सुन रहा है क्या? तो उसका कोई लाइफ नहीं होता है, तो 40% डिप्रिशिएशन है। कितना है? 40%। मैक्सिमम डिप्रिशिएशन 40% है इनकम टैक्स में। परमानेंट बिल्डिंग है तो 10%, रेसिडेंशियल है तो 5%, टेम्पररी वुडन स्ट्रक्चर है तो 40%। वुडन स्ट्रक्चर मतलब वो जो मजदूर लोग काम करते हैं उन लोग के लिए घर बना के देते हैं उन लोग उधर। फर्नीचर एंड फिटिंग पे एक ही रेट है 10%। कितना बोला? 10%। इंटेंजिबल्स पे एक ही रेट है 25%। बिल्डिंग का रेट बोलो 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग 10%, इंटेंजिबल 25%। बिल्डिंग अगर टेम्पररी है तो 40%, रेसिडेंशियल है तो आधा हो जाएगा 5%। प्लांट एंड मशीनरी पे जनरल रेट, मतलब एग्जाम में कुछ समझ नहीं रहा है तो जनरल रेट इज 15%। अगर एग्जाम में बोला है प्लांट एंड मशीनरी तो 15%। कितना? एसी बोला है तो 15%, प्रोजेक्टर बोला है तो 15%। जनरल रेट इज हाउ मच? 15%। ये मेन है। बाकी स्पेसिफिक भी है। अगर आपके पास मोटर कार है तो मोटर कार के ऊपर 15% का डिप्रिशिएशन है। कितना बोलोगे? नहीं तुम लोग कितना? बट अगर मोटर कार आपका हायरिंग बिजनेस है, मतलब आप कार भाड़े पे देते हो, तो प्लीज बोलना ज्यादा यूज होगी कार या कम, तो डिप्रिशिएट ज्यादा होएगा 30%। डबल हो गया। कितना हो गया? 30%। अगर आपके पास सैक है, शिप्स, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर्स, सुन रहे हो क्या? शिप्स, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर्स पे 20, 40, 40 रिपीट करते रहो यार। कितना बोला है? 20, 40, 40। अगर आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है तो यार तुम अच्छा काम कर रहे हो पॉल्यूशन बचाने का, कोई सुन रहा है क्या? तो हाईएस्ट डिप्रिशिएशन लेके जाओ 40%। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, कोई सुन रहा ही नहीं है, पता नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है बेटा, रेट दिया हुआ है। अगर बुक्स है आपके पास तो डिप्रिशिएशन इज हाउ मच? 40%। बराबर है। क्या क्या रेट है बोलो? बिल्डिंग पे 10%, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%, फर्नीचर एंड फिटिंग 10%, अगर बिल्डिंग टेम्पररी या वुडन स्ट्रक्चर है तो 40%। सुन रहे हो कि नहीं यार? प्लांट एंड मशीनरी 15%, वो मेन है सबसे, और इंटेंजिबल 25%। प्लांट एंड मशीनरी में अगर बुक्स है तो कोई लाइफ नहीं है, 40%। कोई सुन रहा है क्या? सैक 20, 40, 40, क्या 20, 40, 40। सैक में एसेस, शिप्स, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर्स, क्या शिप्स, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर्स। फिर अगर प्लांट एंड मशीनरी में कार है तो 15%, बट अगर कार हायरिंग बिजनेस है तो 30%। इंटेंजिबल्स पे 25। अब बेटा ये ना आप बैरेक पढ़ोगे, इनकम टैक्स या मॉड्यूल भी पढ़ोगे ना, उसमें बोला है विंड मिल पे इतना, ये सब इग्नोर करना, जो एग्जाम में रेलेवेंट है इतना ही रेलेवेंट है। कोई सुन रहा है क्या? तो बाकी सब लॉ में तो बहुत सारे एसेट दिए, बट अपने को इतना ही काम आने वाला है। सुन रहे हो कि नहीं पता नहीं चलता। सो लिखो ना, रेड पेन से। पॉइंट नंबर कौन सा है? 4, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, उसमें कॉपी करो प्लीज।
इतना पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट लाइन पे लिखो प्लीज। पॉइंट नंबर कौन सा है तुम्हारा? 5। रेड पेन से। सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। वहां से 2 एरो। फर्स्ट एरो पे ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम। सेकेंड एरो पे इंडिविजुअल एसेट सिस्टम, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। ब्लॉक सिस्टम के नीचे लिखना टू बी फॉलोड बाय ऑल असेसिंग, टू बी फॉलोड बाय ऑल असेसिंग। उसी के नीचे लिखना, उसी के नीचे एसेट हैविंग, सॉरी एसेट फॉलिंग, एसेट फॉलिंग अंडर सेम क्लास, अंडर सेम क्लास and having same rate, and having same rate will constitute one block. Same rate will constitute one block. इंडिविजुअल वाले में लिखो, क्या लिखोगे? ओनली पावर यूनिट, ओनली पावर यूनिट लिखा। ओके, एग्जाम्पल लिखो ना, दोनों एरो खत्म हो गए। एग्जाम्पल लिखो। क्लासीफाई द एसेट फॉर मिस्टर ए, क्लासीफाई द एसेट फॉर मिस्टर ए, क्लासीफाई द एसेट फॉर मिस्टर ए if he has नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट नंबर 1 AC एयर कंडीशनर लिखो ना, एयर कंडीशनिंग, एयर AC एयर कंडीशनर लिखा। पॉइंट नंबर 2 कमर्शियल बिल्डिंग इन मुंबई, कमर्शियल बिल्डिंग इन मुंबई। पॉइंट नंबर 3 कंप्यूटर, कंप्यूटर। पॉइंट नंबर 4 मोटर कार, मोटर कार। पॉइंट नंबर 5 रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन मुंबई, रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन मुंबई। पॉइंट नंबर 6 कमर्शियल बिल्डिंग इन सूरत, कमर्शियल बिल्डिंग इन सूरत, कमर्शियल बिल्डिंग इन सूरत। पॉइंट नंबर कौन से पे हो? पॉइंट नंबर 7 परचेज्ड गुडविल, परचेज गुडविल। पॉइंट नंबर 8 प्रोजेक्टर। पॉइंट नंबर 9 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एंड लास्ट ऑफिस डेस्क एंड चेयर, ऑफिस डेस्क एंड चेयर, ऑफिस डेस्क एंड चेयर्स लिखा है। बेटा सुनना प्लीज यार, यहाँ पे ना एक एक एसेट का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है आपको डेप्रीशिएशन लेना है तो आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक कितने भी बन सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने सम के हिसाब से ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक नंबर 1 अपने को ही अपना नाम देना है। पहला कौन सा ब्लॉक है, पहला कौन सा एसेट है? एयर कंडीशनर। मतलब किधर जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी। उस पर डेप्रीशिएशन तो अपन ब्लॉक 1 बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी 15% वाला। कोई सुन रहा है? अच्छा, इसमें कौन से एसेट जाएंगे? AC जाएगा, मिला। नेक्स्ट एसेट बोलो। कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी है, वही है ना, कंप्यूटर ना, कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी है। क्यों कमर्शियल बिल्डिंग नहीं लिखा है? हाँ, नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग है और डेप्रीशिएशन कितना है? 10%। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक नंबर 2 बना रहा हूँ।
ब्लॉक नंबर 2 बनेगा बिल्डिंग का एट द रेट 10%। कोई सुन रहा है क्या? कौन सी बिल्डिंग है? बिल्डिंग कौन सी वाली है? मुंबई वाली। कौन सा है? मुंबई वाली, बराबर है। आगे बोलो प्लीज। तो यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग मुंबई वाले आ गए। नेक्स्ट क्या दिया है? कंप्यूटर मतलब प्लांट एंड मशीनरी है, बट वो 40% वाला है। सेम रेट है या रेट अलग है? तो रेट अलग है तो ब्लॉक 1 में नहीं जाएगा, आपको नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ब्लॉक नंबर 3 प्लांट एंड मशीनरी, कौन सा वाला? 40% वाला। कौन सा एसेट जाएगा? कंप्यूटर। नेक्स्ट बोलो। मोटर कार कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी। और कितना रेट होता है? 15%। तो यहाँ पे अपने पास ब्लॉक बना हुआ है ना, तो इसी में मोटर कार ऐड हो जाएगा, आपको अलग से नहीं ऐड करना है। नहीं समझा? आगे बोलो। नेक्स्ट। बिल्डिंग ही है बट रेसिडेंशियल पे डेप्रिसिएशन 5%। तो ये मैं इधर बिल्डिंग में नहीं लेके जा सकता हूं बिकॉज ये 10% वाला है। तो अपन ब्लॉक नया बनाना पड़ेगा बिकॉज रेट अलग है। ब्लॉक नंबर 4 बिल्डिंग एट द रेट कितना? 5%। कौन सी बिल्डिंग है? इधर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन व्हाट? मुंबई। आगे बोलो। तो यहाँ पे बिल्डिंग है और कमर्शियल पे 10% है, पहले से ही ब्लॉक बना हुआ है, तो अपने को नया ब्लॉक नहीं बनाना है, इधर ऐड करना है कमर्शियल बिल्डिंग। अरे यस और नो यार। फिर परचेज गुडविल, मतलब अपने पास गुडविल का कोई ब्लॉक ही नहीं है, तो नया बनाना पड़ेगा। ब्लॉक नंबर 5 कौन सा वाला? इंटेंजिबल वाला। इंटेंजिबल। आगे बोलो। क्या आएगा? गुडविल। हाँ वो गुडविल जो भी आएगा। आगे प्रोजेक्टर प्लांट एंड मशीनरी है, कौन सा रेट है? 15%। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्टर ऐड कर देंगे। और बोलो। कुछ नहीं बोला है, मतलब जनरल प्लांट एंड मशीनरी कौन सा रेट? 15%। तो प्लांट एंड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी ब्लॉक बना हुआ है, तो उसी में ऐड हो जाएगा। बोलो यार यस और नो। फिर ऑफिस, तो यहाँ पे नहीं है, तो ब्लॉक नंबर 6 बनेगा फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। तो डेस्क एंड चेयर जो भी आएगा इधर आ जाएगा। इतना पॉइंट समझ रहा है क्या? अरे बोलो प्लीज यार। आपने को अलग अलग एसेट को लिखना है, एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक कैसे बनेगा? सेम क्लास एंड सेम रेट। क्या बोला? सेम क्लास एंड सेम रेट। यहाँ पे बिल्डिंग वाले में बेटा ये बिल्डिंग 10% वाला भी है, फर्नीचर भी 10% वाला है, मिल रहा है क्या? बट बिल्डिंग और फर्नीचर को कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज क्लास अलग अलग है। क्या अलग अलग है? रेट सेम होएगा तो भी नहीं चलेगा, क्लास और रेट दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी बिल्डिंग है, यहाँ पे भी बिल्डिंग है, कंबाइन कर सकते हो क्या? बिकॉज क्या अलग अलग है? तो पढ़ो ना, 2 सिस्टम है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सब में समझ जाएगा। क्या बोलता है? क्लास, ब्लॉक और इंडिविजुअल एसेट मिला। इंडिविजुअल एसेट पावर यूनिट को मिलता है, उसको इग्नोर करो। ब्लॉक में क्या बोला है? सेम क्लास एंड सेम रेट मिला। तो ऐसे करके अपने को ब्लॉक्स बनाने हैं सम के अकॉर्डिंग। कोई सुन रहा ही नहीं है यार, समझेगा कि नहीं समझेगा? अब ये ब्लॉक क्यों बनाना है प्लीज अंडरस्टैंड। इनकम टैक्स बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट यार, नहीं सुनोगे तुम लोग। तुमने एसेट इन बिटवीन द ईयर खरीदा। अरे यार तुम लोग बोलो ना, अगर अकाउंट्स में जुलाई मंथ में आपने एक एसेट बेच दिया तो डेप्रिसिएशन लोगे या नहीं लोगे? जुलाई तक लोगे ना, अप्रैल मई जून जुलाई। इधर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। बोलता है बीच में एसेट खरीदा, बीच में एसेट बेचा, वो सब इररिलेवेंट है। हम लोग डेप्रिसिएशन वही एसेट पे देंगे जो तुम्हारे पास 31 मार्च को था। इन बिटवीन सेल किया तो कुछ इग्नोर करना है। इन बिटवीन परचेस किया तो आपके पास 31 मार्च को अगर एसेट बचा है तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। तो यहां पे डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट फिक्स है। क्या फॉर्मेट है? ओपनिंग WDV एड परचेजेस। अगर आपने पूरे साल में कुछ परचेस किया है तो बताओ कौन सा 180 डेज और उससे ज्यादा यूज हुआ है, बिकॉज इस पे फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कौन सा लेस देन 180 डेज यूज? सुन रहे ही नहीं हो यार, क्या बोलना है? बोलो ना, फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग पहले से कितने एसेट है वो बताओ, उसमें नए एसेट कुछ खरीदे तो उसको ऐड करो, मोर देन और लेस देन वाला। कोई सुन रहा है क्या? ये आ गया टोटल एसेट तुम्हारे पास इतने थे।
उसमें से कितने एसेट तुम लोग ने बेच दिए वो माइनस करो। अब जो तुम्हारे पास बचेगा वो तुम लोग को मिलेगा क्लोजिंग WDV। क्या मिलेगा? अगर आपके पास क्लोजिंग WDV में एसेट है और उसका वैल्यू है तो डेप्रीशिएशन मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। अरे यार, इन बिटवीन सेल हो गया, सारे एसेट बेच दिए साल के बीच में, तो डेप्रीशिएशन ही नहीं है, बिकॉज ईयर के एंड में कोई एसेट नहीं बचा है। कोई सुन रहा है क्या? सो यहाँ पे बेटा इन बिटवीन खरीदा बेचा उससे कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग में कितने एसेट है वो बताओ प्लीज बोलो। क्लोजिंग में जो एसेट मोर देन लेस देन 180 डेज वाले है, फुल डेप्रीशिएशन या हाफ डेप्रीशिएशन, और जो मोर देन इक्वल टू 180 डेज वाले है तो फुल। 180 डेज का डेट क्या याद रखना है? 3 अक्टूबर। इतना पॉइंट समझेगा क्या? सो देयर इज अ फिक्स फॉर्मेट। अगर सम के बीच में आया या अलग से क्वेश्चन आया, डेप्रीशिएशन नहीं कैलकुलेट कर, जैसे अभी लास्ट सम किया तो उसमें डेप्रीशिएशन दिया हुआ था, अगर नहीं देगा तो एक लाइन का सम है तो भी बेटा फॉर्मेट बनाना। बोलो क्या फॉर्मेट है? एंड परचेजेस 180 डेज और मोर, लेस देन 180 डेज, लेस क्या बोला? सेल। क्लोजिंग WDV में एसेट है तो डेप्रीशिएशन मिलेगा, नहीं है तो मिलने वाला नहीं है। इतना पॉइंट समझेगा। लिखो, रेड पेन से हेडिंग दो। पहले ये एग्जांपल का आंसर कॉपी करो। कोई ऊपर कॉपी कर रहा था? ब्लॉक 2 तक कोई कॉपी कर रहा था? कॉपी किया है? फिर एक लाइन छोड़ के रेड पेन से पॉइंट नंबर कौन सा है? मेन पॉइंट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन।
कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, फिर ये कॉपी करना प्लीज। number of asset कितना लिखा है? आंसर बोलोगे प्लीज। मेरे पास है ना ओपनिंग में 5 लाख रुपए के 3 एसेट है। रिपीट करोगे? 5 लाख रुपए के 3 एसेट है। ओके चलो आंसर बोलो ना। मैंने इन बिटवीन द ईयर नए एसेट परचेज किए। कोई सुन रहा है? परचेजेस 2 पार्ट में, कौन से और लेस देन 180 डेज। अरे बराबर है। मैंने सपोज यहाँ पे 3 लाख रुपए का एक एसेट खरीदा है, यहाँ पे 2 लाख रुपए का एक एसेट खरीदा है, यहाँ पे 3 लाख रुपए का एक एसेट खरीदा है, यहाँ पे 4 लाख रुपए का 2 एसेट खरीदा है। कोई सुन रहा है क्या? तो आज मेरे पास कितने एसेट है? 8 लाख रुपए के 4 एसेट। सुन रहे हो कि नहीं? पता नहीं चल रहा है। फिर बाद में 7 लाख रुपीस के यहाँ पे भी 4 एसेट है, यहाँ पे 8 लाख रुपीस के 4 एसेट है, और यहाँ पे 9 लाख रुपीस के 5 एसेट है। कोई सुन रहा है क्या? ये सम बेटा मैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, डिप्रिशिएशन नहीं निकाल रहे अपन। अब आपको सम में दिया है कि आपने एसेट बेच दिए। कोई सुन रहा है क्या? पहला सिचुएशन बोलता है आपने 6 लाख रुपए में 4 एसेट बेच दिए। दूसरा बोलता है आपने 8 लाख रुपीस में 4 एसेट बेच दिए। कोई सुन रहा ही नहीं है यार? तीसरा बोलता है आपने 10 लाख रुपीस में 3 एसेट बेच दिए। लास्ट बोलता है 6 लाख रुपए में 2 एसेट बेच दिए। कोई कमेंट कर सकता है प्लीज? एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास पहले वाले केस में कितने एसेट बचे? 0। कितने रुपए के एसेट थे? कितने में बेचे? ज्यादा में बेचा या कम में बेचा? कितना कम में बेचा? तो ये 2 लाख रुपए का मैं बोल सकता हूं कैपिटल लॉस हो गया। नहीं मजा आया? नंबर ऑफ एसेट है या नहीं है? तो अगर एसेट नहीं बचा तो डिप्रिशिएशन मिलने वाला नहीं है। तो ये बीच में कुछ खरीदा, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑफ द ईयर आपके पास नंबर ऑफ एसेट कितने बचे? 0। तो नो एसेट नो डिप्रिशिएशन। क्या बोला? नो एसेट नो डिप्रिशिएशन। इतना पॉइंट समझेगा। कितने रुपए के एसेट थे? कितने? 8 लाख। कितने में बेचे? 6 लाख।
गेन या लॉस, तो इसको अपन हमेशा बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। एक बार और पूछता हूं, सेकेंड सिचुएशन में कितने एसेट थे? 7 लाख के 4, कितने में बेचे? 8 लाख में। तो अगर चारों एसेट बेच दिए तो डिप्रीशिएशन तो सवाल ही नहीं उठता है। 7 लाख का एसेट 8 लाख में बेचा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो 1 लाख रुपए का अपने को आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा, क्यों रहेगा वो कैपिटल गेन्स में पढ़ेंगे। क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। वापस से पूछ रहा हूं, थर्ड सिचुएशन में कितने एसेट थे? 8 लाख के कितने? 4। अभी कितने बेचे? तो 1 बचा ना यार, कितने में बेचा? तो 8 लाख का एसेट 10 लाख में बेचा, तो जो आपके एसेट का कॉस्ट है वो तो खत्म हो गया ना यार। तो अब काय का डिप्रीशिएशन? नहीं समझा। कितने के एसेट थे? 8 लाख, उसमें से आपने कितने में बेच दिए? तो यार 8 लाख का एसेट आपने 10 लाख में बेच दिया, तो आपको तो बेचने पे प्रॉफिट हुआ है ना। तो डिप्रीशिएशन काय का? डिप्रीशिएशन किस पे मिलता है? कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट पे। बट आपका जब एसेट का कॉस्ट रिकवर हो गया तो अब काय का डिप्रीशिएशन? आपके पास एसेट है बट डिप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, बिकॉज आपके एसेट का कॉस्ट आपने फुल्ली रिकवर कर लिया है। यार नहीं समझा? कितने लोगों को नहीं समझा? प्लीज अभी के अभी पूछ लो। एनीवन, एनी डाउट? एक बार और ट्राई करते हैं। लास्ट वाले में कितने एसेट है? 9 लाख के 5, कितने बेच दिए? 6 लाख में 2 बेचे, तो आज कितने एसेट बचे? कितना वैल्यू बचा? क्या एसेट का कॉस्ट बाकी है? क्या नंबर ऑफ एसेट भी बाकी है? तो आपके पास जब दोनों बाकी है तो आप डिप्रीशिएशन ले लो, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। वापस से पूछ रहा हूं, पहले 2 सिचुएशन में सम एसेट सोल्ड है या ऑल एसेट? ऑल एसेट। ऑल एसेट सोल्ड है तो डिप्रीशिएशन सवाल ही नहीं उठता है। ज्यादा में बेचा तो गेन, कम में बेचा तो लॉस, एज सिंपल एज दैट। इतना पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट 2 सिचुएशन में सारे एसेट बेचे या सम एसेट? तो पहले वाले में एसेट तो एक बचा है बट कॉस्ट जितना था उससे ज्यादा रिकवर हो गया, तो जब तुम्हारा कॉस्ट ही रिकवर हो गया तो डिप्रीशिएशन किस पे लोगे यार? सो देयर इज नो डिप्रीशिएशन। लास्ट वाले में कॉस्ट भी बचा है, एसेट भी बचा है, इसके लिए अपने को डिप्रीशिएशन मिलेगा। आई एज्यूम समझा है? लिखो रेड पेन से, पॉइंट नंबर कौन सा है? सेल ऑफ एसेट। हेडिंग देना सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट, उसमें 2 एरो बनाओ। सेल ऑफ एसेट के बाजू में डैश करके लिखो ब्लॉक सिस्टम। ब्लॉक सिस्टम, वहां से 2 एरो बनाओ। फर्स्ट एरो पे ऑल एसेट सोल्ड, ऑल रेड पेन से लिखना है तो सर्कल में करो। ऑल नॉर्मल पेन से एसेट सोल्ड, ऑल एसेट सोल्ड। सेकेंड एरो पे रेड पेन से सम, नॉर्मल पेन से एसेट सोल्ड, सम एसेट सोल्ड। लिखा? ऑल एसेट सोल्ड के नीचे सिंगल एरो बना के लिखो नो एसेट नो डेप्रीशिएशन। नो एसेट नो डेप्रीशिएशन। नो एसेट नो डेप्रीशिएशन लिखा? फिर उसी के नीचे 2 एरो बनाओ और नो एसेट नो डेप्रीशिएशन के नीचे और 2 एरो बनाओ। फर्स्ट एरो पे इफ सेलिंग प्राइस रेड पेन से is more than the value of block. If selling price is more than the value of block, selling price is more than the value of block, क्या होएगा? उसी के नीचे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स सेकेंड एरो पे if selling price is less than the value of block, रेड पेन से लिखना if selling price is less than the value of block, value of block, बोलो प्लीज। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस
लिखा। नेक्स्ट सेकेंड एरो पे सम एसेट सोल्ड में मिला, वहां से 2 एरो बनेगा, सम एसेट सोल्ड से 2 एरो। फर्स्ट एरो पे इफ सेलिंग प्राइस इज रेड पेन से मोर देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, if selling price is more than the value of block, क्या लिखोगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमेशा गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। एंड सेकेंड एरो पे इफ सेलिंग प्राइस लेस देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, सेलिंग प्राइस मोर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और लास्ट फोर्थ एरो पे सेलिंग प्राइस रेड पेन से लेस देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक। बोलो लेस देन है तो क्या होएगा? डेप्रीशिएशन, उसके नीचे लिखो डेप्रीशिएशन लिखा है। फिर एग्जांपल्स कॉपी करना है तो करो, और ये कॉपी करके जा सकते हो। बाय।